नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फेडरल रिजर्व की दिसंबर की बैठक के मिनट्स के बाद क्रिप्टो करेंसी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ भरी हुई है। पॉलिसी मेकर्स ने यूनानिमसली धीमी गति से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का समर्थन किया है और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI के डाउन बीट जारी होने के बाद हाल के दिनों में निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में ड्रामेटिकली सुधार हुआ है। ऐसे में ध्यान अब US नॉन फॉर्म पेरोल्स डेटा को कल जारी करने पर केंद्रित होगा। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $822.12 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.95% अधिक है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $36.02 बिलियन है, जो 38.05% की वृद्धि करती है। D5 में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.26 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों के वॉल्यूम का 6.27% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $33.41 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों की वॉल्यूम का 92.75% है। दिन में 0.32% की कमी के साथ बिटकॉइन का डोमिनेंस करंटली 39.51% है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन 0.72% बढ़कर $16,835 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर समान समय सीमा में 2.35% ऊपर $1250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने एडिशनल FTX जांच और मुकदमों को संभालने के लिए एक FTX टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। SDNY के US अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा है, न्यूयॉर्क का सदर्न डिस्ट्रिक्ट FTX के इम्प्लोजन का जवाब देने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। इसके रिस्पांस को एक ऑल हैंड्स ऑन डेस्क मोमेंट कहते हुए विलियम्स ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए SDNY FTX टास्क फोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि न्याय होने तक SDNY के सभी रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज द्वारा संचालित ये जरूरी काम जारी रहे। US जस्टिस डिपार्टमेंट ने डेलावेयर बैंक्रप्सी कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उसने FTX से रॉबिनहुड शेयर्स में $450 मिलियन की कस्टडी ली थी। मई 2022 में CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड और FTX के को-फाउंडर गैरी वैंग ने पब्लिकली ट्रेडेड रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म में शेयर्स खरीदने के लिए इमर्जेंट नाम की एक होल्डिंग कंपनी बनाई थी। दिसंबर में दायर एक एफिडेविट में बैंकमैन-फ्रीड और वैंग ने कहा कि उन्होंने शेयर्स को खरीदने के लिए अल्मीरा रिसर्च से टोटल $546 मिलियन के लोन्स का इस्तेमाल किया था। ब्लॉकफाई का कहना है कि बैंकमैन-फ्रीड द्वारा शेयर्स का वादा किया गया था और बैंकरप्ट कंपनी ने गिरवी रखे गए शेयर्स को प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया है। फर्म द्वारा जारी एक बयान के अनुसार नाइजीरिया बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रोको को हाल ही में एक यूरोपियन यूनियन वर्चुअल करेंसी लाइसेंस प्रदान किया गया था, जिससे वे 28 यूरोपियन देशों में यूजर्स को अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। नॉन नाइजीरिया समेत रोको यूजर्स अब डिजिटल करेंसीज का ट्रेड कर सकते हैं और लाइसेंस की वजह से नॉन फंजिबल टोकन मार्केट में भाग ले सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज का यूरोपियन यूनियन लाइसेंस बयान के अनुसार रोको को यूरोप में एक्सपैंड करने वाले पहले अफ्रीकन डिजिटल एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक बनाता है। नाइजीरियन क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक बयान में यूरोजोन लाइसेंस प्राप्त करने के अपने डिसीजन को प्रभावित करने वाले कुछ कारणों को भी साझा किया है। बयान में कहा गया है कि हमारे रिसर्च में हमने पाया है कि यूरोप को क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन के अपने ग्लोबल एवरेज के मामले में पकड़ने की जरूरत है। वे ग्लोबली औसतन 27% क्रॉल करते हैं। यूरोपीय क्रिप्टो एक्सचेंज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेसेस और हाई फीस के साथ आते हैं, जिससे शुरुआती व्यापारियों के लिए जितना चाहे उतना क्रिप्टो में भाग लेना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार अपने क्रिप्टो रेगुलेटरी रिफॉर्म के हिस्से के रूप में इंडोनेशिया 2023 में एक क्रिप्टो एक्सचेंज एस्टैब्लिश करेगा। कमोडिटीज से सिक्योरिटीज के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के ट्रांजिशन से पहले प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। इंडोनेशिया के कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग रेगुलेटरी एजेंसी के प्रमुख डिडिड नोर्डियाटमोको ने 4 जनवरी को कहा कि इस साल एक क्रिप्टो एक्सचेंज एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये कदम एक लार्जर फाइनेंशियल रिफॉर्म इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसे दिसंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। सुधार के अनुसार फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी अगले 2 वर्षों में एक कमोडिटीज फोकस्ड एजेंसी बापेप्टी से क्रिप्टो ओवरसाइट ले लेगा। एक व्हेल से कई मिलियन डॉलर्स की चोरी के साथ हैकर्स ने एक और कारनामे को अंजाम दिया, जिसके पास लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल GMX का नेटिव टोकन था। 3 जनवरी को कई कम्युनिटी मेंबर्स ने सस्पिशियस GMX टोकन मूवमेंट्स को देखा। उसके बाद सिक्योरिटी फर्म्स सर्टिक और पेक्शील ने लेन देन की पहचान एक एक्सप्लॉइट के रूप में की, जिसमें GMX टोकन में GMX व्हेल से $3.4 मिलियन की चोरी को अंजाम दिया गया।
डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म लुक ऑन चेन के अनुसार हैकर्स ने 82,519 GMX टोकन पर कंट्रोल हासिल कर लिया और 2,627 ईथर के लिए उनको एक्सचेंज किया। हमलावरों ने इथेरियम नेटवर्क की एसेट को क्रॉस चेन करने के लिए हॉप प्रोटोकॉल और अक्रॉस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया। इस हमले के बाद टोकन की वैल्यू गिरकर $38 हो गई। राइटिंग के समय टोकन करंटली लगभग $41 पर ट्रेड कर रहा है। इजराइल सिक्योरिटीज अथॉरिटी ने अपने लीगल स्टेटस को क्लैरिफाई करने के लिए अथॉरिटी की देखरेख में डिजिटल एसेट्स को शामिल करने के लिए मौजूदा सिक्योरिटीज रेगुलेशंस में अमेंड करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित परिवर्तन इजरायली कानून के तहत डिजिटल एसेट्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में क्लासिफाई करेंगे। उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वैल्यू के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन के रूप में डिफाइन किया जाएगा, जिसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का इस्तेमाल करके मूव किया जा सकता है। ज्यादातर क्रिप्टो को संभावित रूप से ISA द्वारा सुपरवाइज किए गए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जा सकता है। ISA के अनुसार मौजूदा सिक्योरिटीज रेगुलेशन के तहत डिजिटल एसेट्स के लीगल स्टेटस को स्पष्ट करने के इसके प्रयासों का उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स की अनुमति देते हुए इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। ISA ने कहा कि हालांकि मौजूदा सिक्योरिटीज लॉ कुछ डिजिटल एसेट एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इंटरप्रेट करना और लिखित रूप से लागू करना मुश्किल हो सकता है। 25 दिसंबर को रिलीज किए गए शिबा इनु थीम टोकन बॉन्क ने पिछले हफ्ते में ट्रेडर्स को 2220% रिटर्न दिया, जिसमें पिछले 24 घंटों में 150% की वृद्धि भी शामिल है। टोकन को सोलाना NFT कम्युनिटीज और क्रिएटर्स को एयरड्रॉप के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसकी वजह से यंग टोकन के लिए रैपिड हाइप और ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ था। हालांकि शुरुआती निवेशकों को ही बेनिफिट नहीं होते हैं। सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ऑर्का जैसे लिक्विडिटी पूल्स ने बॉन्क से जुड़े ट्रेडिंग पेयर्स के लिए $20 मिलियन से ज्यादा की वॉल्यूम को आकर्षित किया है, जिससे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को फीस में हजारों डॉलर्स मिलते हैं। ट्रांजैक्शन फीस अर्न करने के लिए DEX पर अपने क्रिप्टो करेंसी टोकन को स्टेक करने वाले इन्वेस्टर्स आमतौर पर टोकन रिवॉर्ड्स के रूप में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के रूप में जाने जाते हैं। ऑर्का डेटा के अनुसार BONK और SOL पेयर का ट्रेडिंग वॉल्यूम $14 मिलियन से ज्यादा है, जबकि BONK और USD कॉइन पेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम $6.2 मिलियन से ज्यादा है। दोनों पूल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को लगभग 1% प्रति घंटा या प्रतिदिन 24% से ज्यादा का भुगतान करते हैं। US रेगुलेटर्स 2023 से क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स को टारगेट केसेस के एक नए दौर के साथ शुरू कर रहे हैं। CoinDeal नाम की एक इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े 6 इंडिविजुअल्स और 2 कंपनीज पर बुधवार को US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा मिशिगन के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरोप लगाया गया था। SEC के शिकागो रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर डैनियल ग्रेगस ने कहा, हम आरोप लगाते हैं कि प्रतिवादियों ने वैल्यूएबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक एक्सेस का झूठा दावा किया है और टेक्नोलॉजी की इमिनेंट सेल इन्वेस्टर्स के लिए 500,000 गुना से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जनरेट करेगी। SEC ने CoinDeal में अपनी भूमिका के लिए नील चंद्रन, गैरी डेविडसन, माइकल ग्लास्पी, एमी मॉसल एंड लिंडा नॉट पर आरोप लगाया है। एक स्कीम एजेंसी का कहना है कि दुनिया भर के हजारों इन्वेस्टर्स को अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज की सेल से $45 मिलियन से ज्यादा की वृद्धि हुई है। एजेंसी ने AEO पब्लिशिंग इनकॉर्पोरेशन, बैनर कोऑप इनकॉर्पोरेशन और बैनर्स गो LLC के खिलाफ भी आरोप दायर किया है। चंद्रन पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। US जस्टिस डिपार्टमेंट के तहत एक अलग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डैपलैडर के डेटा के अनुसार महीनों की सेल्स और प्राइसेस की गिरावट के बावजूद पिछले साल ओवरऑल NFT सेल्स की वॉल्यूम ने 2021 के पीक को थोड़ा बहुत मैच किया। डेटा से पता चलता है कि 2022 में बाकी कई कमजोर महीनों की भरपाई करने में मदद करते हुए NFT मार्केट के लिए एक शानदार शुरुआत ने साल के अंत में अच्छे आंकड़े दिखाए। डैपलैडर ने डिक्रिप्ट के साथ साझा किया, NFT मार्केट ने 2022 में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेस में लगभग $24.7 बिलियन वर्थ का ऑर्गेनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया था। ये 2021 में दर्ज टोटल $25.1 बिलियन से थोड़ी सी गिरावट का रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि जैसे जैसे टोकनाइज्ड कलेक्टिबल्स एक नीश इंटरेस्ट से ज्यादा होने लगे, NFT मार्केट ने एक्टिविटी और इंटरेस्ट में उछाल का अनुभव किया है। डैपलैडर के ऑर्गेनिक डेटा में उन ट्रेड्स को शामिल नहीं किया गया है जिन पर वॉच ट्रेड्स होने का संदेह है या ऐसे ट्रेड जिन्हें किसी तरह से हेरफेर किया गया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।